नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति बिल सदन से पास हो गया। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने खतियान आधारित स्थानीय नीति बिल सदन के पटल पर रखा। इसके बाद पक्ष और विपक्ष में बहस हुई, दोनों पक्षों को सुना गया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने अपने मंतव्य रखे। इसके बाद स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने ध्वनि मत से इस बिल को पारित कर दिया। बता दें कि इससे पहले राज्यपाल ने संदेश के साथ इस विधेयक को लौटा दिया था। वह इस बिल के पास होने के बाद सत्ता पक्ष, विपक्ष और निर्दलीय विधायकों ने प्रतिक्रिया दी है। एक ओर विपक्ष ने सरकार की नीयत पर सवाल उठा दिया, वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने 1932 के मुद्दे पर आगे भी लड़ाई जारी रखने की बात कही। निर्दलीय विधायकों ने भी अपनी बात रखी। ये तो सरासर गलत है। देखिए, बाबूलाल मरांडी ये राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, और वैसे व्यक्ति कई बार हाथ उठाए और उसको स्पीकर द्वारा नहीं बोलने दिया जाए, ये तो कहीं से भी उचित नहीं है। और मुझे लगता है कि ये सरकार के इशारे पर हो रही है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी जैसा व्यक्ति जो गंभीर रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं और सदन में आज तक उन्हें कहीं बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? विधायक हैं कि नहीं आगे? हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि वो भी किसी क्षेत्र का विधायक है और प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन विधायक के नाते आप उनको क्यों नहीं बोलने दीजिएगा? जब सारे विधायक बोल सकते हैं तो माननीय बाबूलाल मरांडी जी को नहीं बोलने देना कहीं ना कहीं बिल्कुल ये बदले की कार्रवाई है, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। देखिए, सरकार बहुमत के बल पर कुछ भी कराना चाहती है। सच्चाई है कि बहुमत के बल का, बहुमत के आधार पर यदि झारखंड वासियों के हित के लिए काम करते तो समझ में आता है, लेकिन इनकी नीति नहीं है 1932 के आधार पर लोगों को नियोजन दें, तो इसीलिए न नियोजन नीति बन रही है न स्थानीय नीति बन रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि लोगों को लालसा देकर रखें, करें नहीं। कभी कभी मुझे लगता है कि बड़ा प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि भाई, कहावत है ना कि दो चीज़ बड़ा महत्वपूर्ण होता है, एक पाने से पहले और दूसरा खोने के बाद। तो आप लगा के रखना चाहते हैं मिलेगा मिलेगा, लोग आशा में रहे। ये जनता को ठग रहे हैं, जनता को बिल्कुल दिग्भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन जनता इसका जवाब 2024 में देगी। पूर्ण राजनीतिक बात सिर्फ एक मैं ये कहना चाहूँगा कि महामहिम के निर्देशों के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीतिक लाइन तय नहीं होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की लाइन, उसकी विचारधारा, उसके एजेंडे, अपने लोगों के प्रति जो हम लोगों ने कमिटमेंट्स किए हैं उसके आधार पर तय होती है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा यह मानता है कि 1932 का खतियान ही झारखंड के मूलवासी की पहचान है। हम उस बात पर कायम है। इसके लिए जिस स्तर तक संघर्ष करना होगा हम लोग संघर्ष करेंगे, जहाँ तक जाना होगा जाएंगे। और रह गया सवाल जो विपक्ष 9वीं अनुसूची में ले जाने की बात कह रहा था, मैं चुनौती देकर उनसे कहता हूँ कि महामहिम राज्यपाल तमिलनाडु राज्य के निवासी हैं, जहाँ पूरे देश में सबसे पहले 69% आरक्षण लागू है। और वह 69% आरक्षण इसलिए लागू है कि तमिलनाडु का वह आरक्षण संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर संरक्षित है। तो जो कानून तमिलनाडु के लिए सही है वो कानून झारखंड के लिए गलत कैसे हो सकता है? और जिस बात को ये बार बार कह रहे हैं कि एक्जीक्यूटिव ऑर्डर आप निकाल कर देख लीजिए कि 13-11 में बांटने का जो प्रयास रघुवर सरकार के दरमियान हुआ था वो कोर्ट में जाकर औंधे मुँह गिरा था। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा दोबारा हो। अब देखिए, किसने क्या कहा मैं ये तो नहीं जानता हूँ। मैं तो ये भी जानता हूँ कि बहुत से आदमी जो है, अभी ठंड का समय है, ठंड में लोग जो है कंबल ओढ़ के रहते हैं। कुछ लोग कंबल ओढ़कर घी पीते हैं, कुछ लोग कंबल ओढ़कर मधु पी रहे हैं। तो उन लोगों से पूछिए कि कंबल ओढ़कर जो मधु पी रहे हैं कैसे पी रहे हैं। ज़्यादा विद्वान लोग हैं, वो बताएंगे। सर, आपको क्या लगता है 32 खतियान पर फिर से डकला करके, पारित करा करके, तो फिर युवाओं की सरकार है, युवाओं के प्रति संवेदनशील है और युवाओं की आशा इच्छा के अनुरूप काम होगा। बहुत जल्दी अच्छी खासी नियुक्तियां निकलने वाली हैं और लोगों को नियुक्ति दी जाएगी। अरे फिर उसको कहाँ टान रहे हैं? वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आहें भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम।
लोग कंबल उड़कर घी पीने वाली बात है, यहाँ मधु पी रहे हैं अब कर 20 साल 30 साल से। तो उनसे पूछिए ना। अरे हाँ हम पीते मधु, तो इतना दिमाग में तेज होता ना जी, इतना कमजोर दिमाग है। अब तो FIR कराया है, तो FIR का तो जांच होना चाहिए ना। अरे तो ही तो उनका आंदोलन न करना चाहिए रहे हैं, इसलिए इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। तो भारत सरकार चिंतित है, उसकी गाइडलाइन के हिसाब से राज्य सरकार भी उन गाइडलाइनों का अक्सर पालन करेगी। हमने स्पष्ट रूप से कहा, अभी इन्होंने कहा कि नियोजन में 5% आंदोलनकारियों के लिए जो हम आरक्षित रखेंगे, हमने स्पष्ट कहा कि जब तक 1932 का आप क्लियर नहीं करते हैं, 27% OBC को क्लियर नहीं करते, 33% महिलाओं का आरक्षण क्लियर नहीं करते, तो फिर नया ड्रामा आप क्यों चालू करते हैं? जो ड्रामा को शुरू करते हैं उसको ख़त्म कीजिए और नया ड्रामा युवाओं को दिग्भ्रमित करने का प्रयास राज्य में नहीं करिए। मैंने स्पष्ट रूप से कहा और हमने उसका विरोध भी किया। समेटने का एक अवसर तो राज्यपाल महोदय ने दिया है, एक अवसर था, ये जनता को बता सकते थे कि अटॉर्नी जनरल की राय है, या अटॉर्नी जनरल के राय के विपरीत किसी और बड़े अधिवक्ता से या अपने एडवोकेट जनरल से कोई राय ले लेते और बताते कि नहीं उनका कहना कुछ अलग है। तो अप्रासंगिक निर्णयों को संविधान ये विधानसभा के सामने रखकर और केवल उसको प्रस्ताव के रूप में पास करा लेने से समस्या का भी समाधान नहीं होगा, जो सरकार चाहती है वो भी नहीं होगा। अब जनता ही इस पर पुनर्विचार करे कि जब पूर्ण बहुमत में रहते हुए 4 साल में सरकार ये नहीं कर पाई, तो आगे फिर कहेगी कि हम तो करना चाहते हैं, नहीं करने दिया जा रहा है। तो ये स्थिति तो हमेशा ही बनी रहेगी। संविधान गवर्नर के लिए क्या तो कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग होगी? अब गवर्नर उसमें से क्या उपाय निकालते हैं तो गवर्नर से मिल के बात होगी, तभी पता चलेगा। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग इस संदर्भ में नहीं है कि गवर्नर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करने के लिए बाध्य होंगे। ये दिया है कि क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरियों में आपने जो परिभाषा बनाया है, परिभाषा आपकी सही हो सकती है, मगर आप किसी को रोक नहीं सकते हैं कि नौकरियों के लिए कोई दूसरा आवेदन नहीं करे। ऐसा करना संविधान के धारा 14 और 16 के खिलाफ होगा। अटॉर्नी जनरल ने साफ कर दिया है कि आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, आप प्राथमिकता दे सकते हैं। जो स्थानीय व्यक्ति है हम उसको प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे। कितने समय के लिए प्राथमिकता? नहीं, ये अटॉर्नी जनरल ने कहा है, तो संविधान के प्रावधान के अनुसार कहा है, कोई बाउंड्री इसकी बाउंडिंग की बात नहीं है। दूसरा उसने ये भी कहा है कि क्लास 3 की नौकरियां तो नहीं कर सकते हैं, क्लास 4 में अगर आप करते भी हैं कि सबको हम स्थानीय ही लेंगे, तो उसमें भी आपको 5 साल के बाद उसके समीक्षा करने का प्रावधान होना चाहिए। तो अटॉर्नी जनरल ने जो कहा है, राज्यपाल ने जो भेजा है, वह संविधान सम्मत है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए था। फिर से वही विधेयक पेश कर देने का मतलब है कि कम से कम अगले विधानसभा के चुनाव तक तो राज्य की जनता को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये ज़रूर कहेंगे कि हम फिर दोबारा आएंगे तो करेंगे। तो जब इस बार आप सरकार में हैं, बहुमत की सरकार है, इस बार आप नहीं कर पा रहे हैं, तो अगली बार आप भी आपसे होगा कि नहीं होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो इस तरह की बातें विधानसभा के पटल पर रखकर जनता में सही संदेश नहीं जाए, यही प्रयास है। जबरदस्त आते हैं तो खतियान को उधर किनार करके 2016 का संकल्प लाते हैं, विधानसभा से पारित होता है, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री इसके खिलाफ बयान देते हैं और फिर जो है राज्यपाल वापस करते हैं। झारखंड से 12 सांसद रहते हैं भाजपा के, संसद में कभी इसके लिए आवाज़ उठाते नहीं हैं। तो कौन लोग इसके विरोध में है, ये बात बहुत स्पष्ट है, साफ है। लेकिन मुझे लगता है झारखंड की विधानसभा राज्य की आकांक्षाओं के लिए है, तो राज्य की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो भी उपाय किए जाने चाहिए, बारंबार करने चाहिए, तो बारंबार किया जाना चाहिए। अब तो बताएं, उनके लोग तो सबसे ज़्यादा बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज़्यादा लोग बोल रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें हैं, कौन बोल रहे हैं, कितना समय अलाउट करना है, क्या करना है, तो वो तो स्थिति आती है जो सिंगल सदस्य हैं, तो कहीं हमको भी बोलने के लिए नहीं दिया गया शुरुआत में, तो एक अलग मसला है।